हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन। एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन 2026 जो 14 जून को प्रस्तावित है। उसमें कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आपके द्वारा क्लास में ये सब चीज़ें छूट गया था, तो मैं आज मैं एक क्लास ले रहा हूँ और कल फिर दोबारा आपको एक दोबारा क्लास मिलेगा। हमारे हिसाब से तो कोर्स पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी भाई बच्चों का डिमांड था, बच्चों के हिसाब से कुछ प्रश्न रह गया था, तो उसी को लेकर के हम आए हैं। तो आइए हम ना समझते हुए, इसमें देखिए दिख तो रहा है यहाँ पे 3 प्रश्न, लेकिन इसमें 5 या 6 प्रश्न आपको मिलेंगे और यह प्रैक्टिस सेट होगा आपका 28। और मेरा टैग लाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाएगा। मैंने कहा था कल जो 44 प्रैक्टिस सेट में आए थे कि जीत कर आप उन्हें दिखाइए जो आपके हारने के इंतजार में बैठा है। जीत कर उन्हें दिखाइए जो आपके हारने का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट विद्यालय में खेलकूद कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु संगठन जो अहफर्ड का जो परीक्षण है और ये मसाज क्या है, 5-6 प्रश्न है। समय न गवाते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ। जो पहला प्रश्न है, विद्यालय में खेल कूद कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु संगठन एवं पर्यवेक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, देखिए विद्यालय में खेल कूद कार्यक्रम के सफल संचालन में संगठन ऑर्गेनाइजेशन और पर्यवेक्षण सुपरविजन मुख्य स्तंभ है। यानी किसी भी कार्यक्रम को सफल संचालन में हम कह सकते हैं संगठन और पर्यवेक्षण दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हम देख सकते हैं संगठन के अर्थ के रूप में योजना बनाना, बजट तैयार करना, समितियां गठित करना और संसाधन जुटाना पर्यवेक्षण का अर्थ है। पर्यवेक्षण का अर्थ है कार्यक्रमों की निगरानी, सुरक्षा सुनिश्चित करना, खिलाड़ियों को निर्देश देना और विकास का मूल्यांकन करना। यह तालमेल, अनुशासन, शारीरिक विकास और टीम भावना को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक खेल कूद कार्यक्रम के आयोजन के लिए संगठन एवं पर्यवेक्षण का क्या भूमिका है। यहाँ देखेंगे खेल कूद कार्यक्रम में संगठन की भूमिका, पहले नियोजन, प्लानिंग हम कह सकते हैं। पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए खेल कैलेंडर, प्रतियोगिताओं की तिथि और खेल गतिविधियों की योजना बनाना पूरे साल भर का। संसाधन जुटाना यानी खेल के मैदान, उपकरण और वित्तीय बजट का उचित प्रबंध करना। यानी खेल को संपन्न कराने के लिए जितने संसाधनों की जरूरत होती है उन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना आप संगठन का एक काम है। समितियों का गठन करना, आयोजन समिति, तकनीकी समिति और वित्त समिति जैसी उप समितियां बनाना। जब समिति बना देंगे, उनको काम बांट देंगे, तो वो आपका काम सरल हो जाएगा और एक व्यक्ति से पूछेंगे उसका पूरा रिजल्ट वो आपको बता देगा। समय सारणी, पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्कूल के घंटों में खेल समय निर्धारित करना। ऐसा नहीं कि आप दिन भर आप खेल खिलाते रहिए, पढ़ाई के साथ खेल दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। अब खेल कूद कार्यक्रमों में पर्यवेक्षण की भूमिका क्या है? निगरानी, यह सुनिश्चित करना कि खेल गतिविधियां योजना के अनुसार हो रही है कि नहीं। पर्यवेक्षण मतलब उसका निरीक्षण कर रहा है, यानी जो प्लानिंग बनाया गया उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा तो इनका काम है उसे रोकना या उसको सुचारू रूप से चलाने का अपना दिशा निर्देश देना। सुरक्षा और स्वास्थ्य, खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनके शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी करना भी पर्यवेक्षण का काम है। निर्देशन और मेंटरशिप यानी शारीरिक शिक्षक जो फिजिकल टीचर होते हैं और कोचों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। मूल्यांकन, खेल कूद के प्रदर्शन का आकलन करना और उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देना एक पर्यवेक्षण की खेल कूद में भूमिका होनी चाहिए। सफल संचालन हेतु
महत्वपूर्ण तत्व, यानी एक खेल को सफल संचालन के लिए कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व है। एकीकृत डेटा सिस्टम, एथलीटों के रिकॉर्ड और प्रदर्शन का जो डिजिटल डेटा रखना, जो भी एथलीट प्रतिभाग कर रहा है उसके सारे रिकॉर्ड, उसके प्रदर्शन, उसके डेटा रखना, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पे पुनः उसे देखा जाए या कहीं गलती हुई तो सुधार किया जाए। चोट की रोकथाम, खेल के दौरान चोट लगने से रोकने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जो नियम है उस नियम के हिसाब से अगर आप खेल खेलते हैं तो चोट नहीं लगेगी। समान भागीदारी, महिलाओं और पैरा एथलीटों को प्रोत्साहित करना, सभी तरह के प्रतिभागियों को प्रतिभाग करने का एक अवसर देना। निष्कर्ष, संगठन और पर्यवेक्षण का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ता सीख सके। तो यह संगठन और पर्यवेक्षण की बात थी। अब मैं बता दूं कि देखिए, अभी मैं 44 प्रैक्टिस सेट कराया हूं टीजीटी, जो 2021 का जो 3-4 जून को संभावित है। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए बेस्ट पीडीएफ पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीनों 94 50 85 0327 पे आप संपर्क करके चाहे तो 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगा, बुक नहीं। आप 100 रुपया हम बारकोड भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। अगर आप चाहिए तो इसको निकलवा लीजिए, अन्यथा आप मोबाइल पे आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। तो 100 रुपये में सारा हम उपलब्ध करा देंगे। और ये जो अगर मेंस की जो तैयारी कर रहा होगा तो मेंस का अब तक सारा इसमें अपडेट है, बहुत बेहतर तरीके से हमने बना रखा है। इसे मात्र 50 रुपया में उपलब्ध कराया है। 94 50 85 0327 पे संपर्क करके आप मेंस का पीडीएफ आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत छात्र ऐसे कहते हैं सर आपने तो बहुत पैसा ले रहे हैं, बहुत चार्ज है। भाई कुछ भी नहीं ले रहे हैं 50 रुपया। आज के दौर में 50 रुपया होता क्या है, चाय की दुकान पे 4 लोग चाय पीते हैं तो खत्म हो जाता है। ये 50 रुपया आपकी करियर को बदलने का काम करता है। तो 50 रुपया नहीं, आपको तो हमें खुश होकर के 100-200 रुपया दे देना चाहिए, लेकिन आप 85 रुपया मांग रहे हैं। भाई चलिए कोई बात नहीं है। तो बात करते हैं कि जो ऑफर्ड युवा शारीरिक फिटनेस परीक्षण है, इसके मुख्य परीक्षण मदों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा इस पे आप ध्यान देंगे। जो ऑफर्ड जो शारीरिक शिक्षा परीक्षण है इसके बारे में देखिए। ऑफर्ड युवा शारीरिक फिटनेस परीक्षण अब जो अमेरिकन 10 से 17 वर्ष के स्कूली बच्चों की समग्र शारीरिक क्षमता, जो मोटर फिटनेस को मापने के लिए 1958 में विकसित एक व्यापक परीक्षण बैटरी है। इसमें 6 मुख्य परीक्षण मद शामिल है, जो शक्ति, गति, चपलता और सहन शक्ति का मूल्यांकन करता है। यानी 10 से 17 वर्ष के स्कूली बच्चों में यह मापने का एक तरीका, जिसमें 6 मुख्य परीक्षण किया जाता है, जिसमें हमने बताया शक्ति, गति, चपलता और सहन शक्ति और मूल्यांकन करते हैं इस परीक्षण के द्वारा। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ ऑफर्ड युवा शारीरिक फिटनेस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है देखते हैं। फिटनेस स्तर का आकलन, युवाओं की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करना, कमजोरी का पहचान, शारीरिक रूप से कमजोर छात्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करना, प्रगति की निगरानी, समय के साथ शारीरिक विकास और सुधार की निगरानी करना, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा, स्कूलों में नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं मुख्य परीक्षण की जो मदे है, ये देखें। पुल अप्स, यानी जो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग लड़कों के लिए पुल अप्स और लड़कियों के लिए फ्लेक्स आर्म हैंग, जो ऊपरी शरीर की मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति को मापता है। दूसरा सीट अप्स, यानी कर्ल अप्स, पेट की मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति का आकलन करना। शटल रन, चपलता और गति को मापता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापता है। 50 यार्ड डैश,
गति को मापने के लिए, और 600 यार्ड रन वॉक हृदय संबंधी सहन शक्ति को मापता है। तो इस तरह से हमने 6 की बात किया। तो मापने की जो प्रमुख मदे हैं, ये 6 तरीके से हम हफर्ड को परीक्षण कर सकते हैं इसी विधि के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा में मसाज का अर्थ, प्रकार, लाभ और सावधानियां का वर्णन कीजिए। मसाज का यहां देखते हैं, मसाज क्या होता है, अर्थ और परिभाषा के दृष्टिकोण से देखते हैं। मसाज या मालिश एक वैज्ञानिक और चिकित्सीय तकनीकी है जिसमें हाथों और उंगलियों, कोहनियों या विशिष्ट उपकरणों के माध्यम से शरीर की मांसपेशियों, टेंडन, स्नायुबंधन जिसको लिगामेंट कहते हैं, और कोमल ऊतकों को दबाया, सहलाया, गूथा या हिलाया डुलाया जाता है। इसी को हम कहते हैं मसाज। उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य दर्द से राहत, तनाव कम करना, रक्त संचार में सुधार और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है? एथलीट के लिए मांसपेशियों के दर्द को कम करने, लचीला बढ़ाने और चोटों से शीघ्र उबरने में यह सहायता प्रदान करता है मसाज। अब बात करते हैं थोड़ा सा मसाज के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसाज। देखिए, बहुत तरीके से आप मसाज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करें। शारीरिक शिक्षा थेरेपी के अंतर्गत मसाज मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला देखिए, स्वीडिश मसाज। यह सबसे आम प्रकार का मसाज है जिसमें लंबी और कोमल जो स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। यह तनाव मुक्ति के लिए उत्तम है। जो डीप टिश्यू मसाज होता है, इसमें मांसपेशियों की गहरी परतों पर दबाव डाला जाता है जो पुराने दर्द या जकड़न को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। स्पोर्ट्स मसाज, यह एथलीटों के लिए विशेष है। इसमें खेल से पहले, पूर्व आयोजन या बाद उत्तर आयोजन मांसपेशियों के तनाव को कम करने और प्रदर्शन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा, ये 3 प्रकार के यहाँ पे है। और यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट मसाज, यह उन विशिष्ट मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करती है जहां गांठें बन जाती हैं और दर्द होता है। इसी को हम ट्रिगर पॉइंट मसाज कहते हैं। थाई मसाज, इसमें योगासनों की तरह शरीर को स्ट्रेच किया जाता है और दबाव डाला जाता है। लिम्फेटिक मसाज, यह शरीर में लिम्फ के प्रवाह को सुधारने के लिए बहुत हल्का जो दबाव डालती है। इस तरह से हमने देखा मसाज के प्रकार। मसाज के लाभ यहां देखेंगे, मांसपेशियों के दर्द में राहत, यह लैक्टिक एसिड को हटाने और मांसपेशियों की अकड़न, सूजन को कम करने में मदद करती है। रक्त संचार में सुधार, मालिश से ऊतकों ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ती है जिससे रिकवरी तेज होती है। लचीलेपन में वृद्धि, यह जोड़ों के लचीलेपन को बढ़ाती है। तनाव और चिंता में कमी, यह जो कोर्टिसोल तनाव हार्मोन्स को कम करती है और एंडोर्फिन को रिलीज करती है। चोट की रोकथाम, नियमित मालिश और मांसपेशियों का संतुलन बना रहता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। बेहतर नींद, यह शरीर को शिथिल करती है जिससे गहरी नींद आती है। तो इस तरह से हमने देखा मसाज के क्या लाभ हैं। अब बात करते हैं मसाज के दौरान सावधानी, इन मसाज करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पेशेवर जो थेरेपिस्ट होते हैं हमेशा प्रशिक्षित और जानकार व्यक्ति से ही मालिश करवानी चाहिए। बिना जानकार व्यक्ति से अगर मालिश कराते हैं, कहीं नस वगैरह दब गया तो आपके साथ कोई और भी दुर्घटना घट सकती है। अत्यधिक दबाव से बचें, बहुत अधिक दबाव से मांसपेशियां ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है। चोटग्रस्त या सूजन वाले स्थान पर मालिश न करें। जहां फ्रैक्चर, ताजा चोट या सूजन हो वहां मालिश न करें। त्वचा रोग, त्वचा के संक्रमण, खुले घाव या जलन वाली त्वचा पर मालिश से बचें। चिकित्सीय स्थिति,
यदि उच्च रक्तचाप, कैंसर या हृदय रोग हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना मालिश न कराएं। भोजन के तुरंत बाद, भोजन के तुरंत बाद पेट की मालिश नहीं करनी चाहिए। हड्डियों पर दबाव, रीढ़ की हड्डी या सीधी हड्डियों पर बहुत तेज दबाव डालने से बचना चाहिए, वहां भी ये नुकसान हो सकता है। तो हमने देखा मसाज के क्या लाभ। अब मैं कुछ बच्चों का डिमांड था, हालांकि हमने जो 42 43 में गेम्स के सारे जो मेजरमेंट है उस पे हम टीजीटी के लिए मैं पढ़ाया था, लेकिन क्या है कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी नहीं देख रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा सर गेम्स पे आप नहीं कराएं, तो मैं 2-3 गेम को लेकर के आया हूं। आखिर बाकी आप टीजीटी से अगर कवर कर रहे हैं तो अच्छा है, एक ही चीजें 2-3 बार पढ़ाने में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और एक ही चीज 2-3 बार काम करना पड़ता है। तो देखिए, फुटबॉल के खेल मैदान का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए उनकी जो निकाय है उनके साथ। देखिए, शासी निकाय जो है फीफा इसको बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष जियानी जो इन्फेंटिनो। एक बार चेक जरूर करेंगे क्योंकि बदलते रहते हैं। फुटबॉल भारत शासी निकाय AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना 23 जून 1937। वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे। मुख्यालय जो द्वारका नई दिल्ली में है। तो हमने विश्व और भारत की जो शासी निकाय फुटबॉल का है एक नजर में यहां बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फुटबॉल खेल का जो मैदान का जो नियम के हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है इस पे। ऐसे ही अगर आप पूछता है तो ये तो बनाना पड़ेगा और फील्ड बना देना पड़ेगा आपको। लंबाई 90 से 120 मीटर होती है, यानी हम कह सकते हैं ये फुटबॉल का अगर है तो 90 से 120 मीटर होती है। चौड़ाई 45 से, ये जो चौड़ाई होती है वो 45 से 90 मीटर होती है, यानी 50 या 100 गज, और ये होता 100 या 130 गज। फुटबॉल में लाइन की मोटाई, ये जो लाइन की मोटाई होती है वो 5 इंच होती है, जिसको हम 12 सेंटीमीटर कहते हैं। और मध्य वृत्त ये देखिएगा, ये मध्य वृत्त जो है, उस जो मध्य वृत्त है जो सेंट्रल सर्कल कहते हैं, अर्ध व्यास 10 गज यानी 9.195 मीटर, 9.195 मीटर अर्ध व्यास। यहां से देखिए, यहां से लेकर एक ऐसे मतलब सर्कल बना दिया जाता है, सेंट्रल सर्कल जिसको बताएं, उसका जो अर्ध व्यास होता है 10 गज या मीटर में 9.15 मीटर। गोल क्षेत्र देखिएगा, ये गोल क्षेत्र है आपका, ये गोल क्षेत्र है, और ये जो बड़ा डी है वो पेनाल्टी क्षेत्र है। तो गोल क्षेत्र 20 गुणे 6 गज, 20 गुणे 6 गज, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 6 है और ये 20 गज, और जिसको हम कह सकते हैं 18.32 गुणे 5.5 मीटर। और पेनाल्टी जो क्षेत्र है 44 गुणे 18, ये वाली जो है एरिया 44 गुणे 18 गज, या हम कर सकते हैं 40.32 मीटर गुणे 16.5 मीटर। पेनाल्टी स्पॉट जो है 12 गज की दूरी गोल रेखा से, यानी यहां से अब चलेंगे तो ये पेनाल्टी स्पॉट यानी 12 गज की दूरी पर गोल रेखा लाइन से या 11 मीटर हम कह सकते हैं। पेनाल्टी आर्क 10 गज, जिसका अर्ध व्यास 10 गज होता है पेनाल्टी आर्क। अब बात जिसका मध्य बिंदु से पेनाल्टी स्पॉट होता है, यही वाला जो यहां से लेकर के चलेंगे, ये वाला जो है, ये बात करें 10 गज, इसको हम कह सकते हैं 10 गज का मतलब हो गया 11 मीटर, नहीं 9.15 मीटर। कार्नर 1 गज, ये जो होता है यहाँ पे कार्नर होता है 1 यार्ड का होता है, 1 यार्ड का कार्नर यानी 0.914 मीटर। अभी देखिए यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे एक उसका बड़ा फिगर लेकर के आया हूं मैं। ये देखिए, ये मैं बताया था आपका पेनाल्टी जो कार्नर है बड़ा डी की हमने बात किया, ये है आपका 16.5 मीटर गुणे 40.32 मीटर। ये जो है आपका गोल एरिया हमने अभी बताया था 5.5 मीटर गुणे 18.32 मीटर। ये आपका ये सेंट्रल सर्कल जिसको हम 10 गज कह रहे हैं या 9.15 मीटर। और यहां से आप देखेंगे कि 11 मीटर आपका, यानी
जो 12 यार्ड पे है और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे 10 यार्ड का। तो ये यही एक गज वाली है, ये 1 गज का है। तो इस तरह से हमने देखा। और गोल पोस्ट देखिए, गोल पोस्ट ऊंचाई है आपकी 8 फीट। ये जैसे मान लीजिए गोल पोस्ट बना दिए, तो ये ऊंचाई जो है 8 फीट होती है, 8 फीट, 8 फीट या 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। या हम कह सकते हैं चौड़ाई इसकी 24 फीट। ये जो होता है, ये जो होता है इसकी चौड़ाई 24 फीट होता है। या हम कह सकते हैं 7.32 मीटर, या हम कह सकते हैं 8 गज, 8 त्रिक 24। गोल पोस्ट का जो व्यास होता है वो 5 इंच होता है, जो गोल पोस्ट का जो व्यास होता है, और इसका कलर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। तो ये इस तरह से, हालांकि हमने पढ़ाया है, टीजीटी की क्लासेस में लिया हूं, लेकिन कुछ लोगों का डिमांड था, हो सकता है वहां न जा रहे हो। बॉल जो गेंद जो इसका, इसके बाद फुटबॉल का वजन 410 ग्राम या 14 औंस से लेकर 450 ग्राम या 16 औंस के बीच होता है। यानी 410 ग्राम से 450 ग्राम के बीच होता है, 14 से 16 औंस के बीच होता है। बॉल की जो परिधि होती है, फुटबॉल की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर, 68 से 70 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 27 से 28 इंच होती है, जो कि एक साइज 5 इंच, इसमें छोटे बड़े साइज होते हैं। तो 5 इंच फुटबॉल की जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय खेल में, उस मानक की यहाँ पे बात की जा रही है। हवा का दाब 0.66 से 1.1 kg प्रति सेंटी वर्ग मीटर इसमें हवा होती है। वातावरण 600 से 1100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है इसमें। अब बात करते हैं निर्णायक। एक रेफरी होता है, 2 सहायक रेफरी होते हैं, टेबल ऑफिशियल होते हैं, स्कोरर, टाइम कीपर। झंडे होते हैं 4 प्रत्येक कोने पर। हमने बताया था ये 4 कोना है और 4 झंडे होते हैं, और प्रत्येक कोने पे एक झंडा। ऊंचाई 5 फीट, झंडे की ऊंचाई 5 फीट होती है, और 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। और झंडे की जो लंबाई होती है 1.5 1 जो फीट, जो झंडा इसमें बांधा जाता है, जो झंडा बांधा जाता है। 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 15 मिनट का इंटरवल होता है। दोनों टीमों के बराबर रहने पर जो वर्तमान नियम के अनुसार 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। बहुत सारे और भी रूल है, गोल्डन, सिल्वर, लेकिन चूंकि आपको हम मेंस पढ़ा रहे हैं और बहुत डिटेल जाना होगा तो वहां पे पढ़ लीजिएगा टीजीटी में। क्रिकेट खेल मैदान का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये देखिएगा, क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है, यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां की दूरी 22 यार्ड होती है, और चौड़ाई जो होती है, ये यहाँ जो चौड़ाई है 10 फीट 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। और क्रिकेट में बॉलिंग जो क्रीज होती है, ये बॉलिंग क्रीज आप देखेंगे, ये बॉलिंग क्रीज, ये बॉलिंग क्रीज, ये ही है बॉलिंग क्रीज, यहीं से बॉलिंग होती है। तो 8 फीट 8 इंच की होती है बॉलिंग क्रीज, 8 फीट 8 इंच। चौड़ाई 10 फीट होती है, लेकिन जो बॉलिंग क्रीज होती है 8 फीट 8 इंच होती है। रिटर्न क्रीज की जो लंबाई होती है, रिटर्न क्रीज की जो लंबाई होती है वो होती है 8 फीट। रिटर्न क्रीज ये है, यहां से यहां की जो बीच की दूरी होती है वो होती है 8 फीट। यहाँ पे देखिए 8 फीट होती है रिटर्न क्रीज की जो लंबाई होती है। आइए हम बात करते हैं, ये चीजें आपको मैं बता दूं, यानी यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है वो 66 यार्ड होती है। क्या हमने बता दिया भाई, 22 यार्ड, हाँ सही बताया, ये 66 फीट होती है, और इसको हम 22 यार्ड या गज कह सकते हैं। 66 फीट होती है, 22 यार्ड कह सकते हैं, और 17.68 मीटर कह सकते हैं। ये है आपका 10 फीट 3.05 मीटर। ये आप देखेंगे, ये है आपका रिटर्न क्रीज, ये आपका है आपका पॉपिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच, कह सकते हैं 10 फीट पॉपिंग क्रीज। बढ़ सकता है, अगर बढ़ता है बाहर तो 10 फीट, क्योंकि और ये जो आप देखेंगे ये पॉपिंग क्रीज है। और बॉलिंग क्रीज जो होती है, बॉलिंग क्रीज ये होती है, बॉलिंग क्रीज 8 फीट 8 इंच होती है, और रिटर्न क्रीज 8 फीट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिकेट का अगर आपको बनाने के लिए आए तो। और चीज और बताते,
अक्सर क्रिकेट में प्लेइंग पोजीशन पूछता है, जरा उसको हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। स्टंप की जो लंबाई होती है, ये जो स्टंप की लंबाई होती है वो 28 इंच हम कह सकते हैं या 71.1 सेंटीमीटर होती है। और स्टंप की जो चौड़ाई होती है, स्टंप की जो चौड़ाई होती है, स्टंप की जो चौड़ाई होती है वो 9 इंच होती है, या हम कह सकते हैं 22.85 सेंटीमीटर होती है। गिल्लियों की जो लंबाई होती है, ये जो मान लीजिए गिल्ली है, और गिल्ली की जो लंबाई होती है, यहाँ पे देखेंगे बीचवा में थोड़ा सा मतलब ये ऐसे बनता है, मान लीजिए ऐसे। ये गिल्लियों की जो लंबाई होती है आपकी 11.1 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई जो होती है वो, ये चौड़ाई जो होती है 1.3 होता है, 1.3 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्टेम्प्स है। और यहाँ पे देखेंगे गेंद का जो भार होता है 5.50 से 5.75 औंस होता है, या 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच होता है। तो इस तरह से हमने क्रिकेट की संक्षिप्त जानकारी, थोड़ा सा बच गया। क्रिकेट बैट का जो मुख्य माप क्या होता है, कुल लंबाई अधिकतम 38 इंच और 96.52 सेंटीमीटर, चौड़ाई अधिकतम 4.25 सेंटीमीटर, जिसमें 10.28 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये अब बात करते हैं किनारा जो होते हैं, अधिकतम किनारा 1.5 इंच यानी 40 mm, ये 40 mm हम कह सकते हैं। गहराई जो पूरी होती है, यहां से और यहां के बीच की जो गहराई अधिकतम होती है वो 67 सेंटीमीटर है, 2.64 इंच होता है। हैंडल पूर्ण लंबाई जो क्रिकेट है उसकी 52% इसकी लंबाई होती है, कहीं 10 से 12 इंच कह सकते हैं, 10 से 12 इंच हम कह सकते हैं और होती है। और वजन आमतौर पे 2.4 से 2.12 पाउंड यानी 1.05 से 1.25 किलोग्राम के बीच ये बैट का वजन होता है। तो ये हमने बताया। एम्पायर, इसमें मैच रेफरी एक होता है, फील्ड एम्पायर 2 होते हैं, और थर्ड एम्पायर 1 होते हैं, और फोर्थ, यानी इसमें 4 एम्पायर होते हैं। यानी क्रिकेट खेल में एम्पायरों की संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फी स्थापना 7 जनवरी 1924 को, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है। और विश्व का पहला हॉकी क्लब जिसे ब्लैकहीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1861 इंग्लैंड में हुई थी। आइए हम संक्षेप में आपको ले चलते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009, हॉकी इंडिया देखिएगा 2009, और मुख्यालय नई दिल्ली, वर्तमान दिल्ली जो टर्की है। पहला हॉकी क्लब कोलकाता 1885-86 में हॉकी क्लब भारत में हुआ था। पहला हॉकी संघ 1908, इसे बंगाल हॉकी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। और भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना ये पूछता 7 नवंबर 1925। और हॉकी इंडिया 2009, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है, आपको क्या बताना है। हॉकी मैदान की माप क्या होता है, लंबाई 91.4 मीटर, यानी ये जो होता है यहां से लेकर के 91.4 मीटर यानी 100 यार्ड होता है, 100 गज। चौड़ाई होती है 55 मीटर, ये होता है 55 मीटर यानी 60 यार्ड होता है, 60 यार्ड। और सर्कल डी जो होता है, सर्कल जो डी होता है आप कह सकते हैं रेडियस 14.63 मीटर यानी 16 यार्ड। पेनाल्टी स्पॉट अभी गोल लाइन से, यानी पेनाल्टी स्पॉट यहां से यहाँ जो ये गोल लाइन है यानी 6.47 मीटर 7 यार्ड गोल लाइन से, पेनाल्टी यानी गोल लाइन से 7 यार्ड। और पेनाल्टी स्पॉट का जो व्यास होता है, जैसे मान लीजिए जो व्यास होता है वो 6 इंच या 15 सेंटीमीटर होता है। 23 मीटर लाइन यानी हम कह सकते हैं 23 यार्ड लाइन गोल लाइन से 22 यानी यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है वो 22.90 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 23 यार्ड लाइन गोल लाइन से। और हॉकी खेल में 16 नियम होते हैं, हॉकी खेल में 16 नियम होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हॉकी पोल की बात हुई है, तो हॉकी जो पोल है यहाँ पे, ये पोल की ऊंचाई अगर बात करें तो 2.14 मीटर और 3.66 मीटर,
ये होता है आपका 18 इंच, यानी हम कहते हैं 46 सेंटीमीटर, और ये इस मैच होता है। आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कर दें। गोल पोस्ट की ऊंचाई 4 गज, ये ऊंचाई होती है 4 गज या 3.66 मीटर। गोल पोस्ट नहीं, सॉरी, गोल पोस्ट की चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो 7 फीट होता है, देखिएगा मिस्टेक हो गया। ये होता है 4 गज या 3.66 मीटर, ये और ऊंचाई जो होती है वो 7 फीट होते हैं। मैं कह रहा हूँ मिस्टेक होगा, 2.1। और गोल के जो खंबे होते हैं, ये खंबे जो होते हैं ऐसे होते हैं, तो 2 इंच, ये 2 इंच। और गहराई जो हम बात कर रहे हैं, गहराई की अगर आप बात कर रहे हैं, गहराई की बात कर रहे हैं तो 3 इंच, 3 इंच यानी 5 से 7.5 सेंटीमीटर। पीछे साइड बैक बोर्ड, यह देखिएगा, ये पीछे साइड बैक बोर्ड, नीचे जो होता है, नीचे बैक बोर्ड ऊंचाई होती है 18 इंच। ये वाला, ये बोर्डवा जो होता है काले कलर का होता है, इसकी 18 इंच ऊंचाई थी, यानी 0.46 मीटर। साइड वाले बैक बोर्ड की गहराई, ये वाला साइड, ये 4 फीट यानी 1.20, ये वाली गहराई है तक फील्ड के तरफ अंदर। और ऊपर जो गहराई होती है क्या 90 सेंटीमीटर होती है। यहाँ 1.20 होती है, देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है। हॉकी स्टिक का भार 12 से 26 औंस और 737 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। अगर 26 गुणे 28 है, 12 से 26 अधिकतम की बात करते हैं, तो यह 737 ग्राम होता है। स्टिक की जो चौड़ाई होती है 2 इंच होती है, स्टिक की जो चौड़ाई होती है वो 2 इंच होती है। और स्टिक की लंबाई अंतर्राष्ट्रीय फी नियमों के अनुसार हॉकी फील्ड स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर से अधिक नहीं चाहिए। स्टिक का जो घुमा हुआ, ये घुमा हुआ जो है वो 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। घुमा हुआ भाग वो 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये घुमा हुआ भाग जो है वो 4 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। झंडे फ्लैग, खेल मैदान में 6 झंडे लगे होते हैं, देखिएगा ये इसमें 6, जैसे मान लीजिए यह है ना फील्ड, तो एक बीच में सेंट्रल में यहाँ पे 6 झंडे लगे होते हैं, जिसकी लंबाई 1.20 मीटर, ये लंबाई जो होती है 1.20 मीटर है। और इसमें जो फ्लैग होता है, इसमें फ्लैग होता है 1.5 मीटर का होता है। लंबाई एक 20 से नहीं, देखिए 1.20 से आपका 1.5 मीटर होता है। झंडे की लंबाई होती है 12 इंच, 12 इंच से 30 सेंटीमीटर, 12 इंच या 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 12 इंच से 30 सेंटीमीटर अधिक नहीं होना चाहिए। अब गोल नेट की हम बात करते हैं। गोल नेट खाने, जो आप देखेंगे कि जो ये जाल पीछे लगी होती है, इस तरह का जो खाने बने होते हैं, इस तरह जो खाने जो बने होते हैं, एक खाना जो होता है 4.5 सेंटीमीटर का होता है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई दोनों होता है। वजन 156 से 163 ग्राम, बाल का जो वजन होता है 156 से 163 ग्राम, और 5.5 से 5.75 औंस होता है, बीच होने चाहिए। परिधि गेंद की जो 224 mm से 235 mm और 8.82 से 9.25 इंच के बीच होना चाहिए। बाल का जो रंग सफेद बाल हरे एस्ट्रोटर्फ पे और पीला बाल नीला एस्ट्रोटर्फ, मतलब जो घास जिस पे खेला जाता है उसकी बात करते हैं। अगर बाल का रंग सफेद है तो हरा पे, और बाल का रंग नीला है, पीला है तो नीला एस्ट्रोटर्फ पे। अक्सर सफेद से ही खेला जाता है। मान लीजिए निर्णायक 2 अंपायर, 1 टाइम कीपर, खिलाड़ी 11-5, 11-6-18। देखिएगा ये आपको कहीं आपको 15 जो है 2 और 15 यानी टोटल 69 मिनट का आपको मिलेगा। 2 मिनट का जब 15 गुणे 4 क्वार्टर होता है, लेकिन ये जो है 2.3। अच्छे बुक्स में हमने अध्ययन किया तो 2.5 मिनट का इंटरवल दिखा है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि 2 मिनट का इंटरवल होता है, लेकिन श्याम नारायण सिंह का भी अगर आप बुक का अध्ययन करते हैं तो उसमें आपको 2.5 मिनट का मिलेगा। मैंने कुछ और भी बुक को देखा तो 2.5 मिनट का। तो जरा आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मतलब वो पूछ क्या रहा है, 69 है कि 70 है। अगर दोनों से एक ही देगा, जान लीजिए अगर आपका 2 मिनट है तो कुल जो इंटरवल के साथ 69 मिनट होगा, और 2.5 मिनट है तो 70 मिनट होगा।
तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट कल मैं मिलूंगा मेंस ही क्लास में, और टीजीटी का भी हमें तैयारी है, उसमें भी आपको मैं लेकर के बहुत जल्दी आ रहा हूँ। परसों आपको टीजीटी का भी क्लास मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।